गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, मैंने कुछ हाई स्कूल के फार्मूले लिए हैं। इन फार्मूलों का क्वेश्चनों में प्रयोग किया जाता है। जैसे इक्विलेट विभाजन परिमिका जो होती है वो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए दो पूर्ण संख्या q और r इस प्रकार विद्यमान होगी कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 स्मॉल देन इक्वल टू आर, स्मॉल देन आर इक्वल टू बी, या a जो है भाज्य, b जो है भाजक है और q जो है भागफल तथा r जो है शेषफल। हम यूक्लिड विभाजन परिमिका का जो सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये जो यूक्लिड विभाजन परिमिका है ये दो संख्याओं में एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सरल विधि है। अब हम संख्याओं पे आते हैं। जैसे वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, रियल नंबर्स जो होते हैं, वो परमेय वो अपरमेय संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं, अब देखिए वास्तविक संख्याएं में जैसे परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं को मिलाकर बनता है, तो परमेय संख्याएं क्या होती है, जो p/q के पद में होती हैं वो परमेय संख्या कहलाती हैं, जिसका हर नॉट इक्वल टू 0 मतलब q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे -3, 0, 7, 11/2, -3/5, 4/7, ये सब परमेय संख्या है। अपरमेय संख्या जो रूढ़ी संख्या होती है, जिसमें रूढ़ हो, करनी हो, ओके, और वो p/q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती, ठीक है ना, ये अपरमेय संख्या होती है। इन दोनों संख्याओं के मेल से वास्तविक संख्याएं बनती हैं। अब आती है परमेय संख्या में भी दो संख्याएं होती हैं, जैसे पूर्णांक संख्याएं और अपूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्या रेखा पे दिखाई जाती हैं, जैसे ऋणात्मक और धनात्मक। जीरो जो इसका मध्यांतर होता है, बिंदु माना जाता है, तो 0 से धनात्मक 1, 2, 3 अनंत तक और -1, -2 अनंत तक, ये सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अपूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे 11/2, -5/7, -3/5, ऐसी संख्याएं जिनका अपूर्णांक हमें मिले, ठीक है ना। अब पूर्णांक संख्या, जैसे पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक होता है और ऋणोत्तर पूर्णांक होता है, जिसको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक है। जो ऋणोत्तर पूर्णांक संख्याएं होती है वो ऋण 1 से स्टार्ट होती है अनंत तक, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 अनंत तक, ठीक है ना। इसी प्रकार पूर्ण संख्याएं जो होती हैं आपकी, है ना, जिसको हम ऋणोत्तर पूर्णांक कहते हैं, वो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, है ना, इस प्रकार अनंत तक। तो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, पूर्ण संख्या में शून्य और प्राकृतिक संख्याओं को लिया जाता है। शून्य आप जानते हैं ना, ये सभी संख्याओं का मध्यांतर माना जाता है, धनात्मक और ऋणात्मक का। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, आप देख रहे हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे 1 से 2 जो संख्याएं हम जो वस्तुएं या किसी सामग्री को गिनने में हम प्रयोग करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सब वस्तुओं गिनने की प्रयोग किया जाता है, अतः प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं, ठीक है ना। संख्याओं के प्रकार हमने कुछ संख्याएं ले रखी हैं और उनके बारे में आप जानते भी हैं, जैसे इनका प्रयोग भी आता है। जैसे प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 से अनंत तक, ठीक है ना, 1, 2, 3 अनंत तक। अब प्राकृतिक संख्याओं में आप इसके बाद पूर्ण प्राकृतिक संख्या अगर हम पढ़ते हैं तो 0 और ले लेते हैं, तो 0, 1, 2, 3 अनंत तक, ओके, ये पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम इसमें संख्याओं में सम विषम जानते हैं बहुत अच्छी तरह। जैसे सम संख्याएं 2, 4, 6, है ना, अनंत तक। विषम संख्याएं, हम सम संख्याओं को कह सकते हैं 2 से विभाज्य जो संख्याएं होती हैं वो सम संख्याएं होती हैं, और विषम संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होती, मतलब अविभाजित होती हैं, ठीक है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 एक्सेट्रा अनंत तक। अब एक चीज़ और, जैसे भाज्य संख्याएं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याओं पर ना। तो भाज्य संख्याएं जो स्वयं और अन्य संख्याओं से भाज्य होती है ना, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, ये अपने से भी स्वयं से भी कटती हैं और दूसरों संख्याओं से भी कटती हैं। अभाज्य संख्याओं पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अभी प्रथम अभाज्य संख्या 2 होती है ना। अभाज्य संख्या जो स्वयं से भाग हो, 1 से और स्वयं से भाग होती है, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, ओके। 1 से 100 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं 25 हैं, ठीक है ना, और 1 से 50 के बीच में 15 संख्याएं अभाज्य होती हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हुए पेपर में हैं, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ और, इस पे अभाज्य संख्याओं पे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे अब हम यहाँ पर दशमलव संख्याओं में हम क्या पढ़ते हैं, दशमलव प्रसार पढ़ते हैं ना, दशमलव प्रसार जब पढ़ते हैं तो उसमें शांत, मतलब दशमलव में जो संख्याएं कट जाती हैं,
ओके, वो क्या होती हैं, शांत आवृत्ति की होती हैं, और जो नहीं कटती अनंत तक जाती है वो अशांत आवृत्ति की होती हैं। ओके, अशांत आवृत्ति में भी दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जैसे क्या, अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति। इसमें भी दो प्रकार की क्रिया होती है, जैसे कुछ अशांत संख्याएं जो है बार बार रिपीट होती है, और कुछ संख्या जैसे 4 अंक 5 अंक के बाद रिपीट होती है, तो वो अशांत आवृत्ति होती है। एक अशांत आवृत्ति, एक अनावृत्ति, एक आवृत्ति। ओके, अब अशांत आवृत्ति में परमेय संख्या पड़ी जाती है और अशांत अनावृत्ति में अपरमेय संख्या पड़ी जाती है। इन दोनों के मेल से वास्तविक संख्या मतलब वास्तविक संख्याएं बनती हैं। ओके, अब आते हैं, ये सारे फार्मूले जो होते हैं ये संख्या पद्धति से है। अब ये बहुपद, ठीक है, पॉलिनोमियल्स, आप ये जो पॉलिनोमियल्स है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। कहने का मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं गुणनखंड के और रैखिक द्विघातीय, है ना। तो हम पहले बहुपद क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। एक चर x में एक बहुपद एक बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे पी एक्स क्या है, a0 x पावर n प्लस a(n-1) इंटू एक्स की पावर n-1। ओके, अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जैसे क्या, इसको हम अनंत तक ले जा सकते हैं ना, अनंत संख्याएं तक ले जा सकते हैं, लेकिन हमें क्या, हमें अभी तक रैखिक योग, हम द्विघातीय समीकरण, त्रिघातीय, चतुर्घातीय तक ही हम लोग पढ़ते हैं और इसी पे ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। ओके, चलिए ठीक है। अब रैखिक बहुपद आप जानते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल हम जिसको कहते हैं रैखिक युग्म ना, उसमें एक घात होती है, मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि में अधिकतम एक घात हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है ना, जैसे ax प्लस बी। ओके, द्विघातीय बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, तो द्विघातीय बहुपद कहलाता है, जिसका मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के। द्विघातीय समीकरण जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां a नॉट इक्वल टू 0, अगर ये a 0 हो जाता है तो ये द्विघातीय समीकरण नहीं होगी। ठीक है ना, और a b c जो है इसमें वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है ना, त्रिघातीय समीकरण, ठीक है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा, त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। ओके, मानक रूप क्या है इसका, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां a नॉट इक्वल टू 0 और a b c d जो है वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है ना, चतुर्घातीय बहुपद, ठीक है, इसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 4 हो, है ना, क्या हो, 4 हो, चतुर्घातीय बहुपद कहलाता है। क्लियर है। मानक रूप क्या होता है, ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx² प्लस dx प्लस e, जहां a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। a b c d e क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ओके, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में कुछ संबंध होते हैं, जैसे बहुपद हमें बहुत पढ़ना है द्विघातीय समीकरण को ना, तो इसमें पहले हमने द्विघात समीकरण लिया है। जैसे यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा तथा अगर हो तथा, तब इसमें क्या संबंध बनता है, मूलों का योगफल अल्फा धन बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए तथा मूलों का गुणनफल, है ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, इन दोनों का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है ना, किसके, मूल ज्ञात करने के लिए ज्ञात करते हैं और द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र बनाने के लिए भी। जैसे व्यापक सूत्र कैसे बनेगा, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। ओके, त्रिघातीय समीकरण इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे यदि त्रिघातीय बहुपद ax की घात 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक अल्फा और बीटा और गामा है, तब ऐसा कंडीशन आता है तो आप इसे त्रिघातीय बहुपद बनाया भी जा सकता है, और इस कंडीशन को फॉलो भी करते हुए हम हल कर सकते हैं। जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और मूलों के गुणनफल के रूप में हम क्या करते हैं, दो मूलों के गुणों का योगफल सी बाई ए होता है। जैसे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, और तीनों मूलों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होता है माइनस डी बाई ए। ओके, अतः इसका व्यापक समीकरण अगर बनाना है तो हमें क्या चाहिए, x³ माइनस तीनों मूलों का योगफल मतलब मूलों का योगफल इंटू x² प्लस दो मूलों का गुणनफल लो का योगफल इंटू x माइनस तीनों मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। ठीक है ना,
अब यहाँ पर यह सभी समीकरण हम क्या करते हैं, व्यापक समीकरणों को पुनः निर्माण करने में किया जाता है। ओके, देखिए बेटा, यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म है, ठीक है ना, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर से बहुत सारे सूत्र बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम कुल मिला जुला के कुछ मेन चीज़ों को हमने इसमें लिखा हुआ है, जैसे आप इसको याद रखिएगा, इससे पेपर में हल किया जा सकता है। एक्स वाई के मानों में संबंध कोई भी युग्म जो दोनों समीकरणों का, जैसे दो समीकरण मिलेंगे हमें, है कि नहीं, दो चर वाले में, जैसे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0 को संतुष्ट करता है। मतलब इसके प्रति इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु जो संतुष्ट करता है वो उसकी चार विधियां होती हैं, रैखिक समीकरणों के युग्म का वह हल कहलाता है। ठीक है, तो हम इसको हमें विभाजित कैसे करते हैं, हम रैखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि, जिसको आलेखीय विधि कहा जाता है, उस विधि से हल करते हैं। और फिर बीजगणित गणित विधि जो होती है उसमें तीन विधियां आती हैं जिससे हम हल करते हैं, जैसे हमने प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम इंग्लिश में सब्स्टिट्यूटिंग मेथड कहते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार आप वज्र गुणनखंड और विलोपन विधि का भी प्रयोग करते हैं इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को ज्ञात करने के लिए। ओके, अब रैखिक समीकरण युग्म में जो होते हैं संगत रेखाओं के निरूपण तथा संगतता का हम ज्ञात करते हैं। जैसे दो रेखाएं हैं, ठीक है ना, उनके अनुपात से कैसे मिलता है हमें, अगर दो रेखाएं हैं, दोनों रेखाओं में अगर हम तुलना करते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो आलेखीय निरूपण जो होगा वो प्रतिच्छेदीय रेखा होगा। ओके, और जिसका बीजीय आप कह सकते हैं, बीज गणितीय व्याख्या हम कह सकते हैं कि एक और केवल एक ही हल, जिसको हम अद्वितीय हल कहते हैं। ओके, और जो निकाय होगा वो क्या होगा, संगत होगा, ठीक है ना। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर ये दोनों रेखाएं ये स्थिति उत्पन्न करती है तो संपाती रेखाएं दोनों होंगी और ये इसके अनंत हल होंगे। ओके, ये कहने का मतलब एक रेखा दूसरी रेखा पर ही होगा। ओके, अतः निकाय संगत होगा, ये दोनों रेखाओं पर निर्भर करता है। ओके, फिर हम इसमें तीसरा कंडीशन क्या पढ़ते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है ना। तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी ग्राफ पर। ओके, इसका क्या होता है, इसमें कोई हल नहीं होता, मतलब कोई बिंदु इसका जो है प्रतिच्छेद नहीं प्राप्त होता है, तो हम कह सकते हैं निकाय क्या है, असंगत होगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना चाहिए क्योंकि ये सवाल आते हैं परीक्षाओं में। अब हम यहाँ पे द्विघातीय समीकरण से संबंधित, जैसे अभी हमने द्विघात समीकरण वहां पे हमने पढ़ा, तो इसमें द्विघात समीकरण में हमने सिद्धाचार का नियम नहीं पढ़ा। अब सिद्धाचार का नियम होता है क्या है, पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल करके हम सिद्धाचार के नियम को हम लागू कर सकते हैं। मतलब ऐसे द्विघातीय समीकरण जिसका गुणनखंड हमें प्राप्त सरलता से नहीं होता, तो सिद्धाचार के नियम से लगाया जाता है। ओके, जैसे हमने यहाँ पे इसको हल किया हुआ है। ओके, इस समीकरण को कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये दिखा हुआ है ना। इसके आगे देखिए हमने क्या किया है, इसमें हमने दोनों पक्षों में a से भाग देने पर, ठीक है ना, a से भाग दे दिया, c को पक्षांतर कर दिया, c का पक्षांतर करके a से भाग किया, तो x² प्लस bx/a इक्वल टू -c/a। ओके, अब नीचे देखिए हमने क्या लिखा है, इसको हमने वर्गमूल मतलब सूत्र बनाया है, x² प्लस 2 इंटू एक्स प्लस b/2a प्लस b/2a, है ना, का होल वर्ग। कहने का मतलब दोनों पक्षों में अगर हम b²/4a जोड़ दें तो इधर दाएं पक्ष में सूत्र बन जाएगा, बाएं पक्ष आप हल कर लेंगे। ओके, जैसे ये वाला हल हो, ठीक है ना, दोनों पक्षों में जोड़ देंगे तो इधर सूत्र बन जाएगा और इधर ये हो जाएगा। अब हमारा इधर सूत्र किसका बनता है, x प्लस b/2a का होल वर्ग, इधर हल करेंगे तो b² माइनस 4ac/4a² हो जाएगा। अब यहाँ पे हम वर्ग इधर करनी में कर देते हैं, तो प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac/4a², तो इसका हल क्या होगा, प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac/2a। ओके, और नीचे हम इसको और भी हल करते हुए चलते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, x इक्वल टू क्या, माइनस b/2a प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac/2a, हर समान हो तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac/2a। इसी को सिद्धाचार का नियम कहते हैं, मतलब x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac/2a। और इसके मूल क्या होते हैं, अल्फा बीटा, मतलब अगर एक बार हम प्लस में लेते हैं तो अल्फा का मान निकलता है, अल्फा बराबर -b प्लस रूट में b² माइनस 4ac/2a।
और बीटा का क्या हो जाएगा माइनस वाला, तो बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, ये अल्फा और बीटा के मान हो गए। अगर इन्हीं दोनों मानों का हम योग करते हैं ना, तो मूलों का योग दायां पक्ष जोड़ोगे तो अल्फा धन बीटा बराबर क्या, बायां पक्ष निकलेगा माइनस बी बाई ए। ओके, तो मूलों का योगफल क्या होता है माइनस बी बाई ए, और मूलों का गुणनफल इन दोनों का गुणा करेंगे दायां पक्ष तो अल्फा इंटू बीटा, बायां पक्ष करेंगे तो सी बाई ए निकलेगा। ओके, और विविध कर बहुत इंपॉर्टेंट है, विविध कर इसमें पूछा जाता है। जैसे विविध कर क्या होता है, इसी से निकलता है। तो इसमें मूलों की प्राकृत निर्धारित होती है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। द्विघात समीकरण को मूलों की प्राकृति इसी समीकरण से ज्ञात करते हैं। जैसे हम देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हल करते हैं और वो धनात्मक आता है और 0 से बड़ा आता है तो पूर्ण वर्ग होगा। हम इसकी मूलों की प्राकृति क्या लिख सकते हैं, वास्तविक, परमेय और असमान। अगर वह मान हम बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख कर, ठीक है, द्विघात समीकरण दे रखा, तुलना करके बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख कर अगर हल करते हैं और वह मान धनात्मक आता है, 0 से बड़ा होता है, पूर्ण वर्ग नहीं होता है। अगर पूर्ण वर्ग नहीं होता है तो ये कंडीशन क्या बताती है उसकी प्रकृति, वास्तविक, अपरमेय और असमान। अगर बाई चांस आपके वैल्यू जो डी है विभक्ति कर, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम बी स्क्वायर माइनस 4ac में, तो वह ऋण में आता है मान, ठीक है ना। तो डी क्या होगा, 0 से छोटा होगा, ऋण में होगा तो 0 से छोटा होगा। तो ये वास्तविक और क्या होगा, इसको अवास्तविक कह सकते हैं या अकाल्पनिक या काल्पनिक कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं, काल्पनिक मूल होंगे इसके, अवास्तविक या काल्पनिक मूलों के। और लास्ट इसमें है क्या, अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हल करने पर शून्य आती है, मतलब डी इक्वल टू वैल्यू शून्य आती है, तो वास्तविक, परमेय क्या होगा, इसका प्राकृतिक वास्तविक होगी, परमेय होगी और समान होगी। तो ये सारे सूत्रों का प्रयोग करके हम इसको आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ जरा, ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह देख सकते हैं। मतलब ये सारे जो फार्मूले हैं ये इनका प्रयोग किया जाता है। ओके, ठीक है बेटा, अगर हम इस पे क्वेश्चन बनाएंगे तो सारे क्वेश्चन वीडियो पे अपलोड कर देंगे।